Good morning, welcome back to the channel Awesome Learning. So, today we are going to do the next topic of biotechnology and its applications. The topic is pest resistant plants by RNA interference. So, first we will understand what is RNA interference, how is it done, and then we will also see that how this procedure is used in pest resistant plants. Right, so let's begin with RNA interference. So as you see, RNA interference, also referred to as RNAi, is a cellular defense mechanism that is taken out by cell, a defense mechanism which is at the cellular level, found in all eukaryotic organisms. It plays an important role in defending the cells against parasitic nucleotide sequence. That is, parasitic nucleotide sequence, that is, those sequences, न्यूक्लियोटाइड के ऐसे सीक्वेंसेस जिसकी वजह से ये पैरासाइट जो है वो पैथोजन बन गया. अब दिस पैरासाइट जो है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे पर सारे के सारे हार्मफुल नहीं है. तो कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिनकी वजह से ये पैरासाइट जो है वो पैथोजेनिक बन गया, हमें उन सीक्वेंस से बचाना है, डिफेंड करना है. सारे के सारे सीक्वेंस हार्मफुल नहीं है, इसलिए सारे के सारे सीक्वेंस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है. बट वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसकी वजह से वो पैरासाइट पैथोजेनिक बन गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बस उससे हमें डिफेंड करना है. तो हमने ये भी सीख लिया. देखो, इन्फेक्शंस अब हम करेंगे कैसे. इन्फेक्शंस बाय वायरस, स्पेशली दोज विद आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. ऐसे वायरसेस का यूज़ करेंगे जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या फिर ट्रांसपोसॉन्स. वी विल यूज़ ट्रांसपोसॉन्स. नाउ व्हाट आर दे? दीज आर द जंपिंग जीन्स. Okay, and they are capable of changing the position either within the chromosome or in between the chromosomes. So transposons are the jumping genes. They can change their positions. They are capable of changing their positions within the chromosome also or among two different chromosomes. So this was discovered by Barbara and Zemes. Okay, that you can note it down. They replicate via RNA intermediate. Now you have to see this. What is it all about? Let me show you. RNA interference, also referred to as post-transcriptional gene silencing. Now why do we call it as post-transcriptional? Because अगर RNA interference का यू को यूज़ करना है, so this will take place before transcription, after transcription. Post means after transcription and before translation. So post-transcriptional gene silencing, that means we just want a particular piece of gene to get silent. हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है या एक पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से पॉइजन क्रिएट हो रहा है, या जिसकी जो बहुत ही एक लीथल जीन है, तो वी वांट कि ये जीन साइलेंस हो जाए. ठीक है. सो दिस साइलेंसिंग इज डन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन. They are capable of silencing specific mRNA because messenger RNA ही आगे जाकर ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन्स बनाएगा. तो हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद करना है ये काम. तो अगर आपको सेंट्रल डॉगमा याद है बच्चों, तो इफ़ यू रिमेंबर, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा mRNA और mRNA ट्रांसलेशन करके बनाता है प्रोटीन्स. राइट. तो अगर मुझे साइलेंसिंग करनी है, मैं नहीं चाहती हूँ ये पर्टिकुलर प्रोटीन बने, ये हार्मफुल है, तो मुझे यहीं पर इसको साइलेंस करना पड़ेगा mRNA को. राइट. सो दे आर केपेबल ऑफ साइलेंसिंग स्पेसिफिक mRNA बाय कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड
RNA मॉलिक्यूल। तो हम ये साइलेंसिंग कैसे करेंगे, हम एक डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल बनाएंगे। वैसे तो RNA इज़ ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये RNA आगे जाके ट्रांसलेशन ना करे, आगे जाके प्रोटीन्स ना बनाए, तो हम इस RNA को डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे एंड विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स जो भी सीक्वेंस ऊपर है ठीक उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। और डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। Now, double-stranded molecule is capable of silencing a messenger RNA, which is complementary to it. Okay, double-stranded RNA is a molecule which will silence that particular mRNA, और वो उसका complementary भी होगा. That means the bases will complement each other, and by binding to the mRNA, और डबल स्ट्रैंडेड जब इस mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा तो mRNA जो है वो आगे ट्रांसलेट नहीं होगा, एंड ट्रांसलेशन नहीं हुआ दैट मीन्स द प्रोटीन्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो हम कामयाब हो गए उसको साइलेंस करने में। दिस इज़ कॉल्ड साइलेंसिंग। ओके, नाउ एज यू सी हियर, स्मॉल इंटरफियरिंग RNA, we also call them as siRNA, are actually double stranded RNAs of 21 to 23 nucleotides and are capable of silencing the sequence of a particular specific genes, especially genes having complementary sequence। ऐसे genes जिनका complementary sequence है, तो ये छोटे छोटे sequence of strands हैं जिनको बोलते हैं small interfering RNA, and they are double stranded and they are very much into silencing. So RNA interference was discovered by Andrew and Fire, and also by Andrew Fire and by Craig Mella, or Mello, rather it is Mello, not Mella, it is Mello. So here children, the small interfering RNAs, they produce in the cells, they are produced in certain cells, and they bind to RISC. Now what is RISC? RNA interference silencing complex. So there is a particular complex, small interference RNA will go and they will bind to this complex, that is RISC. So it is a ribonucleoprotein complex. ये जो RISC है, it is a ribonucleoprotein complex. तो small RNAs जो हैं they will go and bind it. अब बाइंडिंग हुई तो क्या होता है, बाय बाइंडिंग इट एक्टिवेट्स। ये जो RISC था बिफोर बाइंडिंग इट वॉज इनएक्टिव, बट एज सून एज siRNA बाइंड करते हैं दे बिकम एक्टिव, एंड दे हेल्प, एंड बाय द हेल्प ऑफ RISC the small RNAs will bind to the specific complementary mRNA। यही तो हम ऊपर करना चाहते थे। मैंने आपको यहाँ पर भी क्या बोला था कि अगर हम साइलेंस करना चाहते हैं तो हमारा मकसद क्या है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड या स्मॉल RNA है ये mRNA यानी मैसेंजर RNA के साथ बाइंड हो जाएं। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू हियर। हमने क्या करा, पहले हमने स्मॉल RNAs को RISC के साथ बाइंड किया, एंड एज सून एज दे बाइंड विद द RISC, this RISC will help them to bind with the complementary mRNA. Now after the binding is done, they cause degradation of complementary mRNA. Complementary mRNA degrade हो जाता है। कैसे? It will break down into small pieces. अब क्योंकि वो डिग्रेड हो गया, because it has been broken down into small pieces, mRNA won't be able to express itself. एंड अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो नो ट्रांसलेशंस एंड नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। हो गई साइलेंसिंग। mRNA चुप होके बैठ गया, mRNA आगे प्रोटीन नहीं बना पाया, वो साइलेंस हो गया। तो हम अपने काम में कामयाब हो गए, अपने मकसद में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ RNA इंटरफेरेंस। नाउ वेयर कैन वी यूज़ RNA इंटरफेरेंस? हम ये टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? RNA इंटरफेरेंस इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। It can be used to produce pest-resistant plants. It is also used to protect host from viral infections. कैसे? By inhibiting the expression of crucial viral protein. मान लो कि मेरे को पता है कि इस वायरस का प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन A है जो बहुत लीथल है, और इसी की वजह से
इन्फेक्शन आ रहा है तो मैं इस प्रोटीन को रोक सकती हूँ, इनहिबिट कर सकती हूँ। तो कोई आपसे पूछेगा कैसे रोकोगे, कैसे इनहिबिट करोगे, आप कहोगे साइलेंस कर दो, इस प्रोटीन को बनाने वाला जो भी mRNA है उसे साइलेंस कर दो, तो ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो हम रोक देंगे वायरल इन्फेक्शन। RNA interference is also based drugs and are developed from prevention and treatment of the disease। ठीक है, इसके ऊपर बेस, इस RNA इंटरफेरेंस की टेक्निक पर बेस्ड हम ड्रग्स बना रहे हैं, एंड दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिजीजेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट RNA इंटरफेरेंस और उसके यूजेस, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ कर रहे हैं। नाउ हमने ये टेक्निक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में कहाँ यूज़ की है। सो लेट मी शो यू कि देयर वाज अ नेमाटोड मेलिडोजाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, इट इज़ अ नेमाटोड मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा रादर, एंड दिस नेमाटोड इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट। तो क्या होता है कि जब रूट अफेक्टेड हो जाते हैं तो द टोबैको प्लांट्स इट स्टार्ट डाइंग, और जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो फार्मर्स वर वेरी मच वरीड कि क्या किया जाए। सो नीमाटोड्स आर द पैरासाइट्स एंड दे आर वाइड वैरायटी ऑफ नीमाटोड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स इवन ह्यूमंस के पर इफेक्ट करते हैं। सो टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आर आइडेंटिफाइड। अब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर नेमाटोड है, कोई भी एक पर्टिकुलर नेमाटोड है, और उसके अंदर मुझे पता है कि जीन, ये 2-3 जीन्स हैं जो जिसके बिना नेमाटोड ज़िंदा नहीं रह सकता। ये 2-3 ऐसे जीन्स हैं जिनके बिना नेमाटोड नहीं सर्वाइव कर सकता। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है उसकी कमज़ोरी, उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली है। अब होता क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड RNA इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इंजीनियर्ड प्लांट, यानी कि जो भी मेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, मैंने उस प्लांट, एक प्लांट लिया, उस प्लांट में मैंने मॉडिफिकेशंस करके एक डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोड्यूस कर लिया, विच हेल्प्स इन साइलेंसिंग द स्पेसिफिक जीन ऑफ द पेस्ट। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 जीन्स बहुत लीथल हैं, यही 3 जीन्स की वजह से नीमाटोड जिंदा है, तो मैं क्या चाहूँगी कि मैं ये वाले जीन्स को साइलेंस कर दूँ। ठीक है, सो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स आइसोलेट कर लिए जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर जीन है जिसके बिना नीमाटोड जिंदा नहीं रह सकता, मैं उन्हें पहचान लेती हूँ, आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं उन्हें आइसोलेट कर लेती हूँ। द जीन्स विदाउट विच नीमाटोड कैन नॉट survive. Now they are identified, they are isolated, and by using a vector, और हम यहाँ वेक्टर यो कौन यूज़ कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम, they are introduced into the host cell। मैं इनको एक वेक्टर की मदद से होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। Now when the genes are introduced into the host plant, अब जब ये जीन्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, they are introduced in such a way that both the strands of DNA express, दोनों, अब उसके होस्ट के जेनेटिक कोड में मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करती हूँ कि जो DNA का डबल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। तो जब 2 DNA के स्ट्रैंड्स एक्सप्रेस करेंगे, एक सेंस स्ट्रैंड होता है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, DNA का जब दोनों स्ट्रैंड्स एक्सप्रेस करेंगे तो मेरे पास 2 RNAs बनेंगे, एक सेंस स्ट्रैंड का RNA होगा, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड का RNA होगा। सो दीज 2 RNA, अब क्योंकि ये DNA, एक पर्टिकुलर DNA के ही डबल स्ट्रैंडेड DNA को यूज़ करके ही मैंने 2 RNA बनाए हैं, तो जो ये 2 RNA है ये भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, राइट, है ना। अगर सेंस स्ट्रैंड, यहाँ ये वाले स्ट्रैंड में, सेंस स्ट्रैंड में मान लो कि ATCG है, तो इसका RNA क्या होगा, UAGC। और ऐसे ही अगर ATCG है DNA, तो इधर का DNA क्या हुआ, TAGC, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप RNA बना लो, तो सेम ही तो बने, ये RNA भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए। जब DNA कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनसे जो RNA बनेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, right? So these 2 RNA being complementary to each other will form what, double stranded RNA, है ना। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड RNA बनेगा, RNA इंटरफेरेंस की शुरुआत हो गई।
यानी इंटरफियरेंस का स्टार्ट हो गया. Now this double stranded RNA will bind to the complementary mRNA of the nematode. निमाटोड का जो mRNA है डबल स्ट्रैंडेड RNA उसके साथ आके बाइंड कर जाएगा, और जैसे डबल स्ट्रैंडेड RNA mRNA के साथ बाइंड करता है तो क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है mRNA की, एंड हेंस साइलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर mRNA. अब हमें पता है कि ये वो जीन है जिसके बिना निमाटोड सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसी जीन का mRNA हमने साइलेंस कर दिया, तो क्या होगा, विदाउट विच निमाटोड कैन नॉट सर्वाइव. सो व्हेन द निमाटोड फीड्स ऑन द ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे ही निमाटोड जाके उसके ऊपर उसको खाता है, उस प्लांट को जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया, हमने इसके जेनेटिक कोड में ऐसे जीन्स डाल दिए हैं जो आगे जाकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे. तो जैसे ही निमाटोड इस प्लांट को खाता है इन प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दे आर अनेबल टू सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एंड दस प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम द parasite. Okay, so I hope this one is clear.